हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है चार ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है। इसके साथ साथ चारों स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन बनकर आती है वो भी जो है थोड़ी रीजनेबल वैल्यूएशन है। और चारों स्टॉक्स के अंदर हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। तो पहला जो कंपनी है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है वो है टीडी पावर। अब टीडी पावर को मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक पुराने वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल मैं आज के डेट पे भी इस कंपनी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनका जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था Q1 FY26 का वो जो था बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। अब किसी को अगर टीडी पावर का बिजनेस मॉडल नहीं पता है तो ये कंपनी जो है आपकी प्रॉक्सी कंपनी बन सकती है आपके डेटा सेंटर्स के लिए, एआई के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और इसके साथ साथ ये कंपनी जो है एक कैपिटल गुड वाली कंपनी है। मतलब क्या, ये लोग क्या बनाते हैं, ये कंपनी जो है आपके जनरेटर्स बनाती है आपके टर्बाइंस के लिए। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके इंजिन्स के लिए जनरेटर बनाते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए ये लोग जनरेटर्स बनाते हैं। तो कौन से जनरेटर बनकर आते हैं, जैसे कि मोटर इंजन जनरेटर बनाते हैं आपके ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए। ये लोग जो है लोकोमोटिव के लिए जनरेटर बनाते हैं, अगेन मरीन के लिए ये लोग जनरेटर बनाते हैं। और फिर इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस हो गया, जियो थर्मल हो गया, तो ये सारे एप्लीकेशन जो है बनकर आते हैं। अब इसके साथ साथ कंपनी का जो दूसरा इंटरेस्टिंग बिजनेस है वो है इनका मोटर्स वाला बिजनेस, जहाँ पे ये लोग इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स और इसके साथ साथ ट्रैक्शन मोटर्स बनाते हैं। अब इसके साथ साथ टीडी पावर में इंटरेस्टिंग बात ये बनकर आती है कि जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था FY26 के लिए 1500 करोड़ के आसपास का दिया था। एज ऑफ नाउ अगर 2025 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने जो है 1200 करोड़ के आसपास का मतलब लगभग आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया था। तो यहाँ से कंपनी का मैनेजमेंट 1500 करोड़ का गाइडेंस दे रहा है और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि जिस तरीके के ऑर्डर इन्फ्लोज जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रहा है, बहुत ज्यादा हाई चांस बनकर आता है कि मैनेजमेंट जो है इनका जो गाइडेंस है उसे एक्सीड कर दे फॉर द ईयर। आपका जो FY26 का गाइडेंस है जो कि हाई चांसेस है कि वो 1500 करोड़ का जो गाइडेंस है वो आराम से 1600 करोड़ के आसपास जा सकता है। दैट इज अबाउट 1600 करोड़ के आसपास इन टॉप लाइन। और आपका जो FY27 का गाइडेंस है ना, वो भी मैनेजमेंट बता रहा है कि एक्सीड होने के हाई चांसेस है। अब रीजन ये बनकर आता है कि कंपनी को जो है डिमांड आउटलुक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल रहा है। जब हम इनके Q1 FY26 के नंबर्स की बात करें तो हमें FY Q1 25 ओवर Q1 FY26 हमें जो है ऑर्डर इनफ्लोज के अंदर 32% का ग्रोथ देखने मिला है। और इस ऑर्डर इनफ्लो के अंदर 66% ऑफ ऑर्डर जो आपके बनकर आते हैं वो एक्सपोर्ट ऑर्डर बनकर आते हैं। और एक्सपोर्ट वाले डिवीजन से कंपनी को जो है मैक्सिमम ऑर्डर इनफ्लो देखने मिल रहा है। अब Q4 FY25 के अंदर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बताया था कि यार देखो बॉस, इनका जो डोमेस्टिक वाला सेगमेंट है वहां पे जो है इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अब मैनेजमेंट ये बता रहा है कि डोमेस्टिक जो ऑर्डर्स है इनके वहां पे भी जो है इनफ्लो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने मिल रहा है कंपनी को। फिर इसके साथ साथ बात करें तो कंपनी जो है अगेन टैरिफ के वजह से टीडी पावर को जो है बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने मिल रही है। अब दिक्कतें क्यों देखने मिल रही है, क्योंकि इनके यूएस से जो है लगभग मतलब 20% के आसपास के रेवेन्यू जो है यूएस से आते हैं। तो अब दिक्कत ये बन जाता है कंपनी को कि जो इनके जेनसेट्स जो होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं, वो इनके जो यूएस जाते हैं वहां पे जो है टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही होगा कि ट्रंप ने जो है पहले 25% टैरिफ रखा था, फिर वहां से टैरिफ को जो है 50% कर दिया। और वहां से अगेन अब न्यूज जो है पॉजिटिव हमें देखने मिली है कि टैरिफ जो है 25% पे फिर से ट्रंप लेकर आ रहा है, क्योंकि रशिया और यूएस के बीच में जो है डील हुई है। तो जो भी रशिया के ऑयल बायर से वहां पे टैरिफ जो है नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए जो है अच्छी बात है। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ट्रंप जो है वही 50% का ड्रामा जो है कंटिन्यू कर रखेगा, क्योंकि ये जो है हम सबसे कंजर्वेटिव केस ले रहे हैं। अगर 50% से नीचे टैरिफ होगा, 25% होगा, तब तो यार बहुत अच्छी बात होगी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे जब हम देखें तो इनका जो स्टीम टरबाइन वाला बिजनेस है वहां पे मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 10 to 12% के आसपास ये लोग ग्रो करेंगे। पाइपलाइंस भी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और टैरिफ की यार मैं बात करूं तो मैनेजमेंट ने जो है दो प्लान बनाकर रखे। इनके जो भी प्रोडक्ट्स जो है वो यूएस के अंदर जाते हैं, वो एक ये होता है कि इंडिया से जो है डायरेक्ट यूएस की तरफ जाएंगे जहां हायर टैरिफ अट्रैक्ट करेंगे ये लोग। और दूसरा ये होता है कि यार इंडिया से जो है चीजें यूरोप के अंदर जाती है, यूरोप के अंदर वैल्यू एडिशन होता है, और फिर यूरोप से चीजें जो है यूएस के अंदर जाती है। तो ये दो तरीके से जो है इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। अब कंपनी का मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि जो इंडिया से डायरेक्ट यूएस जाता था ना, मैनेजमेंट उसे टर्की के अंदर शिफ्ट कर देगा।
टर्की के अंदर इस कंपनी की जो है एक फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। तो यहां से क्या होगा कि जो इनको एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहा था ना डायरेक्ट यूएस जब इनका गुड्स आ रहा था, वो टैरिफ जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात स्ट्रांग बनकर आती है। इसके साथ साथ कंपनी का अगर हम डिमांड आउटलुक डिस्कस करें तो डिमांड आउटलुक भी जो है इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और मैक्सिमम डिमांड जो है इन्हें अगर आप देख रहे हो तो डेटा सेंटर्स, एआई फार्म्स की तरफ से देखने मिल रही है यूएस के अंदर, और रिन्यूएबल और ग्रिड स्टेबलाइजेशन की डिमांड जो है यूरोप के अंदर से देखने मिल रही है। मतलब क्या, आपको पता ही होगा कि स्पेन के अंदर, आपके पोर्तुगल के अंदर जो है हमें ब्लैकआउट्स देखने मिले थे। तो तब से वहां की गवर्नमेंट जो है एक ग्रिड स्टेबलाइजेशन के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ताकि ये सारे इश्यूज जो है कंपनी को अगेन फिर से ना देखने मिले। अब कंपनी का मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है FY27 के लिए 1800 करोड़ प्लस का टॉप लाइन। अब हाई चांसेस है कि ये गाइडेंस को जो है मैनेजमेंट एक्सीड कर देगा, और केपेक्स के बाद जो फुल पोटेंशियल चल जाता है कंपनी का, वो 2500 करोड़ के आसपास चल जाता है। फिर इसके साथ साथ कंपनी अगर आप देखोगे तो वो हाइड्रो वाले सेगमेंट के अंदर भी काम करती है, जहां पे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इन्फ्लोज देखने मिल रहे हैं। फिर मोटर्स वाले सेगमेंट के अंदर भी मैनेजमेंट काम करता है। रेलवे से भी जो है इन्हें अच्छे खासे ऑर्डर देखने मिल रहे हैं, यूएस से देखने मिल रहे हैं, यूरोप से देखने मिल रहे हैं, और रशिया से भी जो है कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। फिर इनका जो आफ्टर मार्केट और स्पेयर्स वाला डिवीजन है, वो डिवीजन जो है अब तक इतना ज्यादा स्केल नहीं हुआ है, तो मैनेजमेंट जो है इसे भी धीरे धीरे स्केल करेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला जो डिवीजन है, कंपनी की सेल्स जो है इस डिवीजन से बहुत कम आती है, अबाउट 6 to 7% ऑफ सेल जो है वहां से आती है। फिर इनका थर्ड प्लांट एक बार जो है कमर्शियलाइज हो गया, तो वहां से जो कंपनी का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है, मतलब FY27 तक का जो गाइडेंस है, ये लोग आराम से अचीव कर सकते हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इनका कैपेसिटी जो है वो 2400 करोड़ के आसपास चल जाएगा। और ये केपेक्स जो है आपका Q2 FY26 और Q3 FY26 के बीच में जो है लाइव होगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कंपनी जो है यूके के अंदर एक डिजाइन सेंटर बना रही है, जहां पे ये लोग जो है लार्ज जनरेटर्स बनाएंगे, और इसका ग्रोथ ड्राइवर जो है FY28 के बाद से जो है हमें देखने मिलेगा। कंपनी जो है आपके CO2 एनर्जी स्टोरेज के ऊपर भी काम कर रही है, आपके एनर्जी डोम इटली के अंदर, जहां पे इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और इस प्रोजेक्ट का जो है अगर आप लॉन्ग टर्म वाइज देखोगे तो मैनेजमेंट बता रहा है पोटेंशियल ज्यादा देखने मिलेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ यार रेवेन्यूज जो है वहां से नहीं आते। अब टीडी पावर के केस में एक और बहुत बड़ा दिक्कत देखने मिल रहा था कि प्रमोटर जो है कॉन्स्टेंटली अपना स्टेक सेल कर रहा था। Q4 FY25 के अंदर भी मैनेजमेंट ने ये बताया था, प्रमोटर ने ये बताया था कि ये लोग इससे ज्यादा जो है स्टेक नहीं सेल करेंगे, लेकिन स्टिल उन्होंने Q4 के अंदर अपना प्रमोटर का स्टेक सेल किया। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जो ये प्रमोटर स्टेक होता है ना, उसे जो है ग्लैमराइज कर देते। मतलब क्या बनकर आता है कि लोग बोलते हैं कि भाई देखो प्रमोटर स्टेक बेच रहा है मतलब बिजनेस बेकार है। ऐसा नहीं होता है। अब देखो प्रमोटर ने जो है बहुत मेहनत करी होती है बिजनेस बनाने के लिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं प्रमोटर स्टेक बेच रहा है मतलब बहुत अच्छी बात है, रेड साइन है, ग्रीन साइन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि बॉस अगर प्रमोटर कोई बिजनेस का स्टेक सेल कर रहा है अपने बिजनेस का, तो उसके पास राइट है वो स्टेक सेल करने का। रीजन ये बनकर आता है क्योंकि बॉस उसने उस बिजनेस के लिए जो है इतना ज्यादा लाइफ में काम किया है उसके, और वो इतना काम करने के बाद ऑब्वियसली यार 4 to 5% का स्टेक तो वो आराम से सेल कर सकता है। तो प्रमोटर स्टेक सेलिंग जो है मुझे दिक्कत नहीं लगता है, अंटिल बिजनेस के परफॉर्मेंस के अंदर हमें जो है चेंज नहीं देखने मिल रहा हो। और यही जो है प्रैक्टिकल तरीका होता है जिससे हमें मार्केट को देखना चाहिए। लोग क्या करते हो, भाई प्रमोटर ने स्टेक सेल कर दिया मतलब स्टॉक बेकार है, ये न्यूज आ जाती है, और लोग जो है इसे एकदम बहुत नेगेटिव चीज समझते। लेकिन इतनी ज्यादा नेगेटिव चीज तो बॉस ये होती भी नहीं है। PGEL में भी आपका प्रमोटर स्टेक वाला दिक्कत दिखा रहे हैं, स्काई गोल्ड के अंदर भी दिक्कत दिखा रहे हैं। देखो हालांकि PGEL के अंदर हेडविंड चल रही है, लेकिन स्काई गोल्ड जैसे बिजनेसेस के अंदर इतनी ज्यादा टेलविंड चल रही है, बिजनेस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाइमेक्स का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यार फर्क नहीं पड़ता है आपका प्रमोटर 4-5% स्टेक जो है सेल कर दे। तो इतना ज्यादा ग्लैमराइज मत करो प्रमोटर स्टेक सेलिंग को, क्योंकि मार्केट के अंदर हमें जो है प्रैक्टिकली पैसा बनाना है। ये सब फालतू प्रमोटर स्टेक सेलिंग और ये सब थियरी वाली बातों पे जो है इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हालांकि जब प्रमोटर स्टेक एक्वायर कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन देता है मार्केट को, लेकिन स्टेक सेलिंग को इतना ग्लैमराइज मत करो। फिर इसके साथ साथ जब हम टैरिफ्स की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट जो है यही बता रहा है कि यार ये लोग टर्की की तरफ शिफ्ट करेंगे, और जैसे मैनेजमेंट इनके ऑपरेशन जो है टर्की की तरफ शिफ्ट करेगा तो एक दिक्कत देखने मिल सकता है कि जो चीज इनकी 100 पे बन रही थी वो चीज जो है 130 रुपीज में बनने लगेगी। कॉस्ट के अंदर थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने मिलेगा कंपनी को, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार वो टैरिफ वाले झंझट से जो है टर्की के अंदर इन्हें मैन्युफैक्चर करना जो है बेटर होता है। अब एक और चीज कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर हाईलाइट होकर आ रही थी कि टर्की के अंदर यार सिनेरियो थोड़ा स्टेबल नहीं है कंपनी के लिए।
तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि टाइम बीइंग के लिए इन्होंने टर्की के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट की है, आगे जाकर ये लोग जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे, लेकिन अभी इनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इन्हें ऑर्डर्स मिले हुए हैं। और बिजनेस को अगर ऑर्डर मिल रहा है और वो कंपनी जो है, वो बिजनेस जो है उस ऑर्डर को टाइम पे नहीं डिलीवर कर पा रहा है, तो वो जो है एक नेगेटिव साइन होता है उसके सारे कस्टमर्स के लिए। तो मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि भाई अब हमें सांस लेना है, हम जो है टर्की के ऊपर शिफ्ट करेंगे, आगे जाकर सोचेंगे कि कहाँ हमें चीजें शिफ्ट करनी है। तो ये चीज चल रही है एज ऑफ नाउ कंपनी के अंदर। तो गाइडेंस अचीव करने में जो है रिस्क कोई नहीं बनकर आता है। और एक और चीज अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टैरिफ के वजह से भी थोड़ा बहुत इनपुट कॉस्ट के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप आपके टोटल डेटा सेंटर्स के अंदर देखोगे तो जो आपके पावर जनरेशन वाले इक्विपमेंट है ना, वो कुछ 3 या 4% के आसपास टोटल कॉस्ट बनकर आता है उसका। तो जस्ट इन केस अगर थोड़ा बहुत टैरिफ की वजह से इंक्रीज भी देखने मिल गया, तो आपका जो पावर इक्विपमेंट का कॉस्ट है ना, वो थोड़ा 1.5% आपका डेटा सेंटर का कॉस्ट ऊपर चल जाएगा। अब यार गूगल, मेटा, फेसबुक जैसी कंपनी जो है बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पे केपेक्स कर रही है, हाइपर स्केलर्स, तो यार 1.5% से अगर कॉस्ट ऊपर जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है ना कि यार ये लोग डेटा सेंटर ही नहीं बनाएंगे। तो डेटा सेंटर का डिमांड जो है अभी भी कांस्टेंट है। थोड़ा बहुत ऑर्डर्स के अंदर स्लो डाउन, मतलब ऑर्डर इनफ्लो अच्छे कंपनी के पास, लेकिन अगर टैरिफ का सिचुएशन इसी तरीके से चलता रहा तो थोड़ा दिक्कत देखने मिल सकता है, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। लेकिन अगर ये लोग टर्की की तरफ पूरा शिफ्ट करते तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगा। अब टर्की की तरफ ये लोग इमीडिएट शिफ्ट नहीं कर सकते, इसे 1 से 2 क्वार्टर जो है कम से कम नॉर्मलाइज होने के लिए लगेगा। तो आप कंपनी के लिए जो है ग्रोथ ट्रिगर्स क्या बनकर आते हैं, अगर हम टीडी पावर की बात करें तो यार सेक्टर के अंदर जो है डिमांड बहुत ज्यादा है, टेलविंड बहुत ज्यादा है, कंपनी भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रही है और मैनेजमेंट भी जो है ऑप्टिमिस्टिक है, गाइडेंस इंक्रीज करने का हाई चांस है। Q1 के अंदर भी देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो की है 35% से, और इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके एबिटा मार्जिन जो है वो भी हमें थोड़े बहुत जो है बेटर होते हुए देखने मिलेगा, या मार्जिन जो है मोर और लेस मेंटेन लेवल पे रहेंगे। और इसके साथ साथ टीडी पावर के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है, जहां कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 35% से और बॉटम लाइन कंपनी ग्रो कर रही है 42% के आसपास। तो ओवरऑल टीडी पावर जो है एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि जो है आपको ट्रैक करनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ जो अगली कंपनी है जो कि हमें डिस्कस करनी है, उसका नाम है जेएम फाइनेंशियल। अब जेएम फाइनेंशियल के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स है, और ये जो है स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200+ लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए है इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है, इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए, फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को,
और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस पे मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर्ब कंटेंट है, क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं। और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ-साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ-साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज़ को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज़, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के, ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज़्यादा है। तो ये 2000 रुपीज़ के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीज़ें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। वन ऑफ द टर्न अराउंड कंपनी है। अब जेएम फाइनेंशियल के अंदर, हर कंपनी के अंदर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं ना, मार्केट उस बिजनेसेस को जो है इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन नहीं देता है, क्योंकि मार्केट को पता नहीं होता है ना कि यार ये कंपनी जो है अच्छे बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा पैसा लगा रही है या बुरे बिजनेसेस के अंदर ज़्यादा पैसा लगा रही है। लेकिन जब मार्केट को ये समझ आता है कि वो कंपनी जो है अपने बुरे बिजनेसेस को बंद कर रही है और अच्छे बिजनेसेस पे फोकस कर रही है, तब अगर आप देखोगे तो उस कंपनी के अंदर जो है हमें री रेटिंग देखने मिलता है। और यही जो है हमें जेएम फाइनेंशियल के केस में देखने मिल रहा है, जहां अगर आप कंपनी का प्राइस देखोगे तो प्राइस के अंदर हमें जो है मैसिव री रेटिंग देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। और यहाँ अगर आप जेएम फाइनेंशियल को पीई रेशियो से भी वैल्यू करोगे, हालांकि पीई रेशियो इस कंपनी के लिए जो है इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कंपनी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिवीजन है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जेएम को वैल्यू कर रहे हो तो आप प्राइस टू बुक पे करो। तो कंपनी जो है एज ऑफ नाउ 1.8 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है। पहले ये लोग जो है 1.1 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे थे। तो ये इंटरेस्टिंग बात बन जाती है और हमें जो है री रेटिंग देखने मिली है कंपनी के अंदर। और जो मैनेजमेंट गाइड कर रहा था ना टर्न अराउंड सिचुएशन के लिए, वो जो है हमें एक्चुअली बिजनेस के अंदर देखने मिल रहा है। अब बिजनेस के अगर हम डिविजन्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल के कुछ 4 से 5 डिवीजन बनकर आते हैं। सबसे पहला डिवीजन जो है इनका कॉर्पोरेट एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस है, जो कि इनका एक हाई आरओसी वाला बिजनेस है। अब इस वाले डिवीजन के अंदर मैनेजमेंट जो है स्केल कर रहा है। तो यहाँ पे ये लोग M&A वाली सर्विस हो गई, रीस्ट्रक्चरिंग वाली सर्विस हो गई, आपके इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट वाली सर्विस हो गई, प्राइवेट इक्विटी वाली सर्विस बन जाती है, फिर इसके साथ साथ रिसर्च वाली सर्विस बन जाती है। तो ये सारी सर्विसेज जो है वो ये वाले सेगमेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं और मैनेजमेंट ये वाले सेगमेंट के अंदर स्केल करना चाहता है। अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल का इस वाले डिवीजन के अंदर हमें जो है पैट के अंदर 54% की ग्रोथ देखने मिली है Q1 FY26 के अंदर। फिर इनका जो दूसरा डिवीजन है वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन, जहां पे ये लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, ब्रोकिंग के अंदर है, पीएमएस के अंदर है और एडवाइजरी के अंदर है। जब आप वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो तो आपका एज अ इन्वेस्टर एक चीज ट्रैक करनी है कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो रिड्यूस होते जाए, और इसके साथ साथ कंपनी के अंदर आरएम जो है कंपनी और ज्यादा हायर करे। तो अगर कोई भी कंपनी अपने आरएम्स के ऊपर स्पेंड कर रही है, रिलेशनशिप मैनेजर्स, इसका यह मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस पे जो है बहुत ज्यादा बुलिश है। तो अब जेएम जो है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए आरएम्स वगैरह भी हायर कर रहा है, यहाँ पे स्पेंडिंग भी इंक्रीज कर रहा है। FY25 ओवर 26 अगर आप देखोगे तो इस बिजनेस के अंदर जो है हमें 15% की ग्रोथ देखने मिली है। और जो थर्ड इनका बिजनेस आता है वो है एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस। ये भी बिजनेस जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये लोग इनका म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस के अंदर है, अगेन इक्विटी और डेट फंड वाले बिजनेस के अंदर है। तो ये वाला बिजनेस भी जो है कंपनी स्केल कर रहा है। अब एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के अंदर आपका स्केल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा होता है कि आपको जो है एक स्पेसिफिक स्केल पे पहुंचना पड़ता है AUM के, और उस AUM के बाद आपके बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होने स्टार्ट हो जाते हैं, कॉस्ट जो है आपके रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब आप देखो रिसर्च वगैरह करने के लिए आपको एनालिस्ट वगैरह रखने पड़ते हैं, आरएम्स रखने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपका AUM इंक्रीज हो जाता है तो वही आरएम से आप जो है ज्यादा बड़ा AUM मैनेज कर सकते हो। आप इस तरीके से सोच सकते हो। तो तब जो है इन कंपनीज के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होना स्टार्ट होता है। तो एसेट मैनेजमेंट वाले बिजनेस के
अलावा कंपनी जो है प्राइवेट मार्केट वाले बिजनेस के अंदर भी है, इसे भी ये लोग स्केल कर रहे हैं। अब दिक्कत कहाँ आता है बिजनेस के, कौन से बिजनेसेस ऐसे दो खराब है? तुम बोल रहे हो कि यार आयुष अभी तक तो तू सारे अच्छे बिजनेसेस की बात कर रहा है, अब इनका होम लोन वाला बिजनेस जो है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, मैनेजमेंट इसको भी स्केल कर रहा है। इनके दो बिजनेसेस बनकर आते हैं, एक है होलसेल लेंडिंग वाला बिजनेस और दूसरा जो है आपका एआरसी वाला बिजनेस। अब होलसेल लेंडिंग मतलब क्या? बैंक्स अगर आप देखोगे तो दो टाइप की लेंडिंग करती है, एक होता है रिटेल लेंडिंग, दूसरा होता है होलसेल लेंडिंग। होलसेल लेंडिंग में आप क्या करते हो, बड़े बड़े बायर्स को, बड़े बड़े बोरोवर्स को जो है बड़ा बड़ा लोन देते हो, मतलब एक बोरोवर 100 करोड़, दूसरा बोरोवर 100 करोड़। और रिटेल लेंडिंग में आप छोटे छोटे डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स को जो है थोड़ा थोड़ा अमाउंट का लोन देते हो। तो वहां पे आप देखोगे तो क्या होता है, जितना ज्यादा बड़ा बायर रहेगा, अगर वो एक बायर ने गलती से भी डिफॉल्ट कर दिया तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो आपके होलसेल लेंडिंग के अंदर इन कंपनीज का जो रिस्क होता है ना वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और रिटेल लेंडिंग के अंदर अगर आप देखोगे तो आप एक आदमी को 100 करोड़ का लोन दो, और अगर आप एक आदमी को 1 करोड़ का लोन दो, तो अगर 1 करोड़ वाला आदमी डिफॉल्ट करता है तो आपके कंपनी लेवल पे इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन 100 करोड़ वाला आदमी डिफॉल्ट करेगा तो आपके कंपनी लेवल पे 100% हमें बहुत बड़ा एनपीए देखने मिलेगा। तो ये दिक्कत होता है, इसलिए कंपनी जो है ये वाला बिजनेस से बाहर मूव आउट कर रहा है। और इनका जो एआरसी वाला बिजनेस है, एआरसी वाला बिजनेस मतलब क्या, वो बैंक फाइनेंशियल कंपनीज आप ट्रैक करते हो ना, वहां पे आप देखते हो कि यार एआरसी के अंदर जो है ये अपनी अर्निंग्स, टेक्निकल राइट ऑफ्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा डाले जा रहे हैं, एनपीए डाले जा रहे हैं। तो एआरसी क्या करता है, जो बैंक के बैड लोन्स होते हैं, एनपीएस होते हैं ना, उनसे पैसा रिकलेक्ट करता है। तो जब बैड लोन ज्यादा हो गई, ये बिजनेस एआरसी वाला बिजनेस भी जो है बहुत साइक्लिकल बिजनेस है। मतलब क्या बनकर आता है कि जब आपके बैड लोन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तब इनका जो एआरसी वाला बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और बैड लोन जब खराब करेंगे तब एआरसी वाला बिजनेस जो है ऑटोमेटिकली खराब परफॉर्म करेगा। तो ये इनका एआरसी वाला बिजनेस है। अब मैनेजमेंट क्या कर रहा है, एआरसी वाले बिजनेस को जो है धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा है। एआरसी वाले बिजनेस से जो रिकवरी आएगी कैश की, वो जो है उसे अपने कैपिटल मार्केट वाले डिवीजन के ऊपर डाल रहा है, या फिर आपके दूसरे डिवीजन से वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। और आपका होलसेल लेंडिंग को जो है वहां पे उनकी लोन बुक जो है वो रिड्यूस कर रहा है, और रिटेल लेंडिंग की तरफ जो है मैनेजमेंट जा रहा है। तो ये ग्रोथ ट्रिगर्स बनकर आते हैं। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका आरओई जो है वो कुछ 15 to 16% के आसपास जा सकता है अगले 2 से 3 सालों में, जहां पे ये इनकी रिटेल स्केलिंग करेंगे और आपके एआरसी बिजनेस के अंदर जो है ये लोग बेटर रिकवरी कर पाएंगे। अब ग्रोथ ट्रिगर्स क्या बनकर आते हैं कंपनी के, कि एक तो आपकी आईपीओ की पाइपलाइन जो है वो बेटर हो रही है कंपनी के लिए, दूसरा एमएनडे के केस में भी जो है कंपनी को अच्छा खासा एक्टिविटी देखने मिल रहा है। रिटेल ब्रोकिंग वाला डिवीजन जो है वहां पे रिटेल पार्टिसिपेंट जो है कंपनी के अंदर वो कॉन्स्टेंटली ग्रो हो रहे हैं इन आपका इक्विटी स्पेस। और कैपिटल मार्केट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो साइकिल ठीक हो गई है, सेंटीमेंट जो है पॉजिटिव होने लगे है। वो ट्रंप ने भी वो 25% का नॉनसेंस जो है वो रिमूव कर दिया है। मतलब यार आप देखो, इतना ज़्यादा डे टू डे बेसिस पे अगर टैरिफ इतना ज़्यादा चेंज हो गए तो एक्चुअली बिजनेसमैन, इक्विटी मार्केट, ये सारी चीज़ों को जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जो एक्चुअली बिजनेस करता है ना उसे ये सारी चीज़ों का समझ आता है। तो अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ते हो या फिर अगर आप जेन्युइनली एक्चुअली में बिजनेस करते हो, तब आपको समझेगा कि यार आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ये अनसस्टेनेबल टैरिफ से, 25%, 50%, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। फिर इसके साथ साथ एआरसी बिजनेस की भी बात करें तो इनके बहुत सारे स्ट्रेस्ड अकाउंट्स जो है वहां पे चीज़ें बेटर होने लगी है, और इसके वजह से कंपनी के पास जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स हमें देखने मिल रही है। और कंपनी क्या कर रहा है, बुरे बिजनेसेस से जो है अच्छे बिजनेसेस के अंदर पैसे डालेगा। मतलब क्या, एआरसी से जो पैसा आएगा वो बाकी अच्छे डिवीजन जो है ना कंपनी के, होम लोन, कैपिटल मार्केट, ये वो फलाना ढंग के, वहां पे पैसा डालेगा। फिर इसके साथ साथ इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला एयूएम है वो भी ये लोग ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग एचएनआई और आपके फैमिली ऑफिसेस है उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। T2 T3 सिटीज के अंदर ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं। आरएम्स के अंदर कंपनी जो है वो स्पेंड कर रही है। इसके साथ साथ रिकरिंग रेवेन्यू वाली जो सर्विस बनकर आती है वो जो है क्लाइंट्स को मैक्सिमम पुश आउट कर रहा है मैनेजमेंट। फिर इसके साथ साथ इनका आरओई वगैरह भी इंप्रूव हो रहा है और बैलेंस शीट भी इंप्रूव हो रही है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के डिवीजन के अंदर देखोगे तो आउटलुक जो है बहुत ज्यादा रोबस्ट है आपके FY26 के लिए। इक्विटी मार्केट थोड़े बॉयंट रहेंगे बट ओवरऑल आउटलुक स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। फिर इसके साथ साथ आपके वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के अंदर, आईबी स्पेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपके आरएम्स बनकर आते हैं ना, वहां पे कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये कंपनी के लिए जो एक रिस्क बन जाता है, क्योंकि अगर आप नुवामा जैसी कंपनीज को ट्रैक करते हो तो वहां पे आपको लगेगा कि यार आरएम्स के ऊपर जो है स्पेंडिंग इंक्रीज हो गई है, आरएम का टर्नओवर इंक्रीज हो रहा है। बहुत बार क्या है कि आपका आरएम छोड़कर चल जाता है तो आपके अच्छे अच्छे क्लाइंट जो है वो भी छोड़ देते हैं कभी कभी।
फिर इसके साथ साथ जब हम इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की बात करें तो ये वाला भी डिवीजन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एआरसी वाले डिवीजन से भी जो है कंपनी अगेन फोकस कर रही है कि यार एआरसी वाले डिवीजन जो है कंपनी बेटर कर पाए। जीएनपीए यहाँ पे स्टेबल है, रिकवरी जो है FY26 के अंदर अगेन एक्सेलरेट हो जाएगी इस डिवीजन से। फिर लेंडिंग वाले डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है इनकी होलसेल बुक ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं, रिटेल पे फोकस कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि FY27 तक जो है इनका रिटेल का जो शेयर है वो 50% प्लस चल जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो है बनकर आती है। फिर इसके बाद अगर आप इनका एएमसी वाला बिजनेस देखोगे तो ये भी जो है आपका एसआईपी फ्लोज बन जाता है, वहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है। एंड अगेन जेएम जो है अपनी ऑफरिंग जो है और ज़्यादा बेटर कर रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के Q1 FY26 के नंबर जो है जेएम फिनेंशियल के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमें देखने मिले, और इनकी रिटेल की बुक जो है एकदम क्लीन है एज ऑफ नाउ। तो जेएम के अंदर जो है कोई रिस्क नहीं देखने मिल रहा है। अब एक और थर्ड वाला जो बिजनेस है जो कि मुझे आपसे डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है, इसका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर। अब जीना सीखो लाइफ केयर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो थी एक एसएमई कंपनी थी, और कंपनी जो है अभी अभी मेन बोर्ड के अंदर लिस्ट हुई है। अब इनके Q4 FY25 के नंबर्स अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर के Q4 के, तो वहां पे इनके नंबर जो थे इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं आए थे। रीजन ये था कि इनके मार्जिन जो थे ना उसके अंदर हमें फॉल देखने मिला था। तो ये दिक्कत हो गया था कंपनी के साथ। और फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो इनके एबिटा मार्जिन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें जो है उस मार्जिन के अंदर 34% के जो है इनके एबिटा मार्जिन चले गए। और पैट मार्जिन मैनेजमेंट ये बताता है कि ये लोग आराम से 25% के आसपास मेंटेन कर रख रहे थे, वो पैट मार्जिन के अंदर हमें जो है वो 20% के आसपास देखने मिले। तो Q4 FY25 जो है ओवरऑल कंपनी के लिए जो था बहुत ज़्यादा खराब था, बट ओवरऑल हमें जो है अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह देखने मिल रही थी। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का इंटरेस्टिंग बात क्या हो जाता है जीना सीखो के बारे में, एक तो इनका बिजनेस मॉडल जो है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। मतलब क्या कि यहाँ पे ग्रो करने का जो पोटेंशियल है ना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब ये कंपनी कौन से बिजनेस के अंदर काम करती है आप पहले वो समझो। अगर हम जीना सीखो को देखें कि बॉस इनका बिजनेस क्या है, तो इनका बिजनेस जो है दो स्ट्रक्चर के अंदर है। एक ये लोग आयुर्वेदा के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे ये लोग आयुर्वेदा के जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इनके सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर कंपनी के जो मार्जिन होते हैं ना वो कंपैरेटिवली थोड़े हायर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू इनका प्रोडक्ट वाला डिवीजन। तो इनके सर्विसेज वाले बिजनेस के अंदर ये लोग जो है हॉस्पिटल्स बनाते हैं, इसके साथ साथ क्लिनिक्स और डे केयर सेंटर बनाते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोग दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप भी करते हैं। वहाँ पे अभी ये लोग एक और एसेट लाइट मॉडल लेकर आ रहे हैं कि जो आपके आयुर्वेदा कॉलेजेस है वहाँ पे ये लोग टाई अप कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो है ये लोग अपने वर्टिकल्स बनाएंगे, वहाँ पे भी ये लोग स्केल कर सकते हैं। तो जैसे आप ज्वेलरी के अंदर वो फोको मॉडल कल्याण लेके आया था ना, उस तरीके से उस टाइप लेवल पे जो है ये लोग स्केल करेंगे। हालांकि ये फ्रेंचाइजी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं है, लेकिन एक फायदा ये जीना सीखो को हो जाता है। लेकिन अगेन आप इस तरीके से सोच सकते हो कि ये वाले मॉडल से जो है स्केलिंग बहुत ज्यादा हमें कंपनी के केस में देखने मिलेगी। अब इनका कैपिटल स्ट्रक्चर वाला जो अप्रोच है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि कैपिटल लाइट मॉडल पे ये लोग काम करते हैं। तो क्या होता है कि इनका पर बेड जो केपेक्स लगाना होता है इन्हें, वो बहुत कम केपेक्स होता है। अगर मैं इसे बाकी कंपनी से कंपेयर करूं, यथार्थ, मैक्स, हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट के अंदर है। जब लोगों को जो है यथार्थ, मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स के अंदर सोल्यूशन नहीं मिलता है, तब लोग जो है आयुर्वेदा के अंदर आते हैं। और इंडिया के अंदर आयुर्वेदा की अवेयरनेस अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे बेटर होते जा रही है। तो उनको जब केपेक्स करना होता है तो उन्हें जो है बहुत बड़े हॉस्पिटल्स परचेस करने होते हैं। अब यथार्थ ने 700 बेड्स का जो हॉस्पिटल परचेस किया है, 400 प्लस 300 वाला, इतना बड़ा केपेक्स किया उन्होंने, तो उनको डेट लेना पड़ता है, एकदम हेवी कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उनका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एकदम कैपिटल एसेट लाइट है, क्योंकि इनका जो केपेक्स पर बेड है ना वो बहुत ज्यादा लो है, मतलब 3 to 4 लाख पर बेड के आसपास है। फिर इसके साथ साथ अगेन ये लोग जो है इनके खुद के एसेट्स भी है, और ये लोग जो है फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर भी काम करते हैं। अगेन कंपनी जो है हब एंड स्पोक मॉडल के ऊपर स्केल कर रही है। मतलब क्या कि एक जो है इनका एक बहुत बड़ा हब होता है, और उसके अराउंड जो है छोटे छोटे जो है वो स्पोक होते हैं। स्पोक मतलब छोटे छोटे फैसिलिटीज होते हैं। हब पे जो है मेन चीजें होती है, और स्पोक मॉडल पे अगेन डे केयर सेंटर्स वगैरह जो है वो स्पोक मॉडल के अंदर आते हैं। तो इसलिए अगर आप इनका ROCE देखोगे तो 71% का जो है इनका ROCE बन जाता है। अब इसके साथ साथ मैनेजमेंट का जो आउटलुक है FY26 के लिए वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपनी का, और चीज़ें भी जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो रही है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ बेड्स है ना वो ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज कर रहे हैं। Q4 FY25 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें इनके एबिटा के अंदर डिप देखने मिला था, क्योंकि ये लोग जो है एक्सपांड कर रहे थे। इन्होंने जो है 500 बेड्स के आसपास से इनकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज करी,
जिसके वजह से हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स के अंदर फॉल देखने मिला। अब अगर आप बेड वगैरह आपकी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि केपेक्स आपका फ्री में हो जाता है। अगर आपका केपेक्स हो रहा है तो आपके मार्जिन्स के अंदर तो फॉल देखने मिलेगा ना। और वही जो है ये वाली कंपनी के साथ, जीना सीको के साथ हमें देखने मिला, और इसलिए इनके Q4 के FY25 के नंबर्स खराब आए। लेकिन स्टिल मैनेजमेंट ने आकर बोला कि FY26 के अंदर चीजें बेटर होगी, हम हाईयर टॉप लाइन ग्रोथ दिखाएंगे, मार्जिन बेटर हो गए, ऑपरेटिंग लेवरेज जो है किक इन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये लोग अराउंड टारगेट कर रहे हैं कि FY26 के अंदर इनका जो है 3000 बेड्स के आसपास का टारगेट है। एज ऑफ नाउ इनके जो है कुछ 2100 बेड्स के आसपास है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैनेजमेंट क्या बता रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल बी एट 3000 बेड्स। और अगले साल जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, आपके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से, जैसे कि मैंने आपको बताया 600 आयुर्वेदिक कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया, उनके साथ ये लोग टाइप कर रहे हैं। हर एक कॉलेज के अंदर अगर आप देखोगे तो 100 बेड्स के आसपास बनकर आते हैं। तो ये लोग उनसे बात कर रहे हैं। अगेन 3 प्लेसेस के ऊपर ये लोग फाइनलाइज कर चुके हैं। अगर ये चीजें यहाँ पे फाइनलाइज हो जाती है तो हमें वहां पे जो है और ज्यादा बेटर टॉप लाइन ग्रोथ देखने मिल सकती है कंपनी के अंदर। और वहां पे इनका इतना केपेक्स भी नहीं है आयुर्वेदिक कॉलेजेस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इंटरेस्टिंग चीज चल रही है। फिर इसके साथ साथ इनकी ऑक्यूपेंसी रेट की अगर आप बात करोगे तो इनका ऑक्यूपेंसी रेट अगेन बहुत ज़्यादा हाई है, 53% के आसपास बनकर आता है। और इनके जो मैच्योर हॉस्पिटल्स है जैसे कि देरा बेसाई और लखनऊ जो है वो 80-90% के ऑक्यूपेंसी रेट पे चल रहा है, और मुंबई वाला जो है 70-80% के ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। अब मैनेजमेंट ने FY26 के लिए गाइडेंस दिया था कि ये लोग जो है आराम से 720 करोड़ का रेवेन्यू जो है कर लेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप 25 के लिए देखोगे तो 469 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया हुआ है। तो यार 720 को अगर आप 470 से भी डिवाइड करोगे तो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ कितनी बनकर आती है, आप वो अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यह अगर हम नॉर्मली भी आपके सामने कैलकुलेट करें तो मैनेजमेंट गाइड कर रहा है कि लोग 53% से अपनी टॉप लाइन ग्रो करेंगे। और पैट का गाइडेंस इन्होंने कितना दिया हुआ है, 130 करोड़ टू 140 करोड़। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या बनकर आ जाती है कि इनका जो पैट है, अगर ये 130 करोड़ का भी पैट करते हैं तो कंपनी जो है आज के डेट पे 63 के फॉरवर्ड पी पे ट्रेड कर रही है। और हमें 63 के फॉरवर्ड पी पे कितने फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है, 53% पे ग्रो करने वाली कंपनी। और मैनेजमेंट ये भी बता रहा है कि H2 FY26 के अंदर हमें जो है जीना सीको के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज भी किक इन होता हुआ देखने मिल सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जीना सीको के साथ। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनका जो OTC वाला बिजनेस है, जो OTC वाला बिजनेस ये लोग लेकर आ रहे थे इनके सर्विस वाले बिजनेस के अंदर, तो वो इन्होंने जो है थोड़ा डिले कर दिया है। क्योंकि मैनेजमेंट को जो है इनके सर्विसेज वाले बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगेन मार्जिन्स वगैरह जो है बेटर होते हैं। इन्होंने जो है दुबई के अंदर भी एक क्लिनिक लॉन्च किया है। और आरपॉप की बात करें तो यार आरपॉप वाइज अगर आप देखोगे तो ये कंपनी को आप आरपॉप से नहीं देख सकते हो। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आई डोंट वांट टू इंक्रीज आरपॉप बियॉन्ड 8200, इफ आई एक्सक्लूड फ्री पेशेंट्स एवरेज वुड बी 8500 टू 8700। अब ये लोग यार चैरिटी के लिए बहुत सारे फ्री पेशेंट्स वगैरह भी ट्रीट करते हैं, इसलिए इनका आरपॉप जो है इतना ज़्यादा कम है। और मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनका आरपॉप जो है 8200 के लेवल पे जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब इसके साथ साथ इनका कोई भी जो नया हॉस्पिटल होता है उसे ब्रेक इवन करने के लिए 3 to 6 मंथ्स लगता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो यथार्थ जैसी कंपनी जब हॉस्पिटल लगाती है तो उन्हें हॉस्पिटल ब्रेक इवन करने के लिए मिनिमम 1 साल लगता है। फिर इसके साथ साथ ऑपरेटिंग लेवरेज मैनेजमेंट बता रहा है कि H2 के अंदर देखने मिलेगा। हाई मार्जिन वाला बिजनेस है कंपनी का एकदम। प्रोडक्ट ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखोगे तो 85% के आसपास कंपनी के ग्रॉस मार्जिन बनकर आते हैं। और मैनेजमेंट जो है इनका प्रोडक्ट बिजनेस से जो है बाहर जा रहा है और सर्विसेज वाले बिजनेस पे जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा फोकस कर रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉलेज वाला जो इनका हॉस्पिटल मॉडल है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गई जीना सीको के बारे में बात। अब अगला जो एक बिजनेस बनकर आता है, अब जीना सीको जो है इंटरेस्टिंग बिजनेस है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसे इंडिविजुअली जाकर स्टडी करो। इनके Q1 FY26 के नंबर जो है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग है। Q1 FY26 के अंदर अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है। ओवरऑल अगर आप लेवल पे देखोगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिला है। और अगर आप इनके Q1 के नंबर्स देख रहे हो, यार इनके Q1 के नंबर्स, हाँ ये मिल गए। कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 74% से, और पैड ग्रोथ हमें देखने मिला है अराउंड 218% का। मतलब क्या, हमें जो है कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। एज ऑफ नाउ मैं ये वाला वीडियो जो है सैटरडे August 16 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और हमें जो है इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल जो है मंडे को देखने मिलेगी। तो मंडे की अगर मैं बात करूँ तो अब तक कॉन कॉल हुई नहीं है। मैं एक बार कॉन कॉल के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इनके मार्जिन जो है ना, बेटा मार्जिन वो 45% के है। तो मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आए। अब हमें ये देखना है कि इनके एबिटा मार्जिन जो कि 45% के बनकर आए, क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है क्या। अगर ये सस्टेनेबल है तो भाई कंपनी की स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग बन सकती है। लेकिन अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो अगेन हमें जो है कंजर्वेटिव वही 130 करोड़ का जो पैट का गाइडेंस है मैनेजमेंट का, उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा।
तो ओवरऑल ये चल रहा है आपके जीना सीखो के अंदर, इंटरेस्टिंग कंपनी है, आप जो है जाकर स्टडी करो। अब इसके साथ साथ मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ विमता लैब्स को भी स्टडी करूं, लेकिन विमता लैब्स जो है अगर मैं इसको वीडियो में इंक्लूड करूंगा तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा वीडियो। तो मैं एक काम करूंगा, एक और सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जहां पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ ट्रिगर्स है। तो वहां पे जो है आप अगेन जो डिफरेंट स्टॉक्स को जो है सीख पाओगे और इसके साथ साथ उनके बिजनेस मॉडल भी समझ पाओगे। इसके साथ साथ होपफुली आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आपने इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के लिए एनरोल नहीं किया हुआ है तो जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल करना। और आप एक चीज काम करो, आप जो है मुझे एक्स पे भी फॉलो करो, क्योंकि एक्स पे जो है मैं आपको सारी कंपनीज वगैरह के बारे में जो है अपडेट देता रहता हूँ कि अगेन किस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं, हर एक चीज जो है हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जीना सीखो को मैं ऑलरेडी पहले से ही एक्स पे डिस्कस कर चुका होता हूँ। फिर इसके साथ साथ एक्स पे जो है मैं आपको अगेन अब हमने जो है जाश इंजीनियरिंग वगैरह को भी जो है एक्स पे डिस्कस करा हुआ है। तो एक्स पे भी मैं कॉन्स्टेंटली पोस्ट कर रहा होता हूँ, और एक्स पे अगर आप जाकर देखोगे तो सारे वीडियोज जो है मैं एक्स पे भी अपलोड करता हूँ। तो वहां पे आप जाकर चेक कर सकते हो, मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट वाले, इसके साथ साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर के ऊपर भी जो है मैंने कुछ वीडियोस कवर किए हुए एक्स पे। एंड अगेन आपके जो डेटा सेंटर वगैरह बनकर आते हैं तो वहाँ पे भी जो है मैंने कुछ वीडियोस कवर किए, तो वो आप जाकर देख सकते हो, जहाँ हमने जो है पूरी वैल्यू चेन ही डिकोड करी हुई है एक्स पे, सेमीकंडक्टर सेक्टर की और डेटा सेक्टर की। तो आप अगर एक्स पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो इमीडिएट जाओ और मुझे एक्स पे जाकर फॉलो करो। और एक चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कोई भी डाउट बनकर आता है तो आप जो है मुझे एक्स पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, जहां मैं जो है आपके डीएम के डायरेक्ट रिप्लाई कर दूंगा एक्स पे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी डाउट आता है अब मुझे रीच आउट करो, डीएम करो, सारे डीएम जो है मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। अब इसके साथ साथ मास्टर क्लास के लिए अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर जो है मास्टर क्लास के लिए एनरोल करो, क्योंकि इस कंट्री के अंदर, मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली हमें स्टॉक मार्केट सीखना जो है एज इंडियन सिटीजन हमारा राइट बनकर आता है, और ये राइट जो है हमारा कोई नहीं ले सकता है। और मैं ये मास्टर क्लास जो है, जो कि लैक्स ऑफ वर्थ का कंटेंट है, वो जो है मैं आपको इतने कम प्राइस के अंदर दे रहा हूँ, क्योंकि रीजन ये है कि मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो है सीखे, और इसलिए जो है मैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अपने प्रोडक्ट्स जो है कितने ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इनफैक्ट मैं जो है मास्टर क्लास का प्राइस जो है 50% से इंक्रीज भी करूंगा। तो इसका प्राइस जो है अभी 2000 रुपीज है, इसे जो है मैं 3000 रुपीज करने वाला हूँ आपका अगस्त एंड या फिर सितंबर फर्स्ट वीक के अंदर। तो अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर जो है एनरोल करो। और मुझे पता है कि यार जो लोग मास्टर क्लास देख रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा खुश है, मुझे जो है डेली फीडबैक आ रहे होते हैं कि यार मास्टर क्लास से जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है इंटरेस्टिंग हुई है। अगर आप रीड करोगे तो वहाँ पे भी लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई मास्टर क्लास से जो है हेल्प हुई है, लोग जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है जीरो टू हीरो की मास्टर क्लास को परचेस कर लोगों ने जो है कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ साथ ये लोग जो है अगेन अपने पोर्टफोलियो, लोग मुझे बता रहे कि उन्होंने पूरा चेंज कर दिया है, लोग अभी हाई ग्रोथ कंपनीज को प्रेफर कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो थे अजीब अजीब स्टॉक्स के अंदर स्टक हो गए थे, उनका कैपिटल स्टक हो गया था, तो वो भी जो है लोगों का सिनेरियो जो है अगेन बेटर हो गया, और अभी लोगों ने जो है खुद से कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट किया है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और ये सारी चीजें जो है मुझे मोटिवेट करती है। और आउट ऑफ अभी तक अगर आप देखोगे तो 400+ पार्टिसिपेंट जो है मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर चुके हैं, और उसमें से जो है मुझे एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया, और इनफैक्ट जितने भी रिव्यूज आए सारे लोग ये बता रहे हैं कि यार मास्टर क्लास जो है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो अब तक एनरोल नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्द से जल्द एनरोल करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो बॉस तो पहले जाओ, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, रेड कलर का बटन है, आपको दिख रहा होगा रेड कलर, उस पर जाकर जो है प्रेस करना। और एक और चीज़ है, मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि यार आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो अगर, तो आपको पता होगा हमारा पिछला चैनल जो है कितना ज़्यादा बड़ा था, और ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स जो है हमें कुछ प्रॉब्लम फेस करने मिला, जिसके वजह से हमें नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे पता है कि मेरे मास्टर क्लास ने आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर दिया है, मेरे वीडियोज़ आपके लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन करते, तो इस चैनल को, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों से शेयर करो। ये जो है मेरी आपकी एक रिक्वेस्ट बनकर आती है, ताकि लोग भी जो है मार्केट के बारे में सीख पाए, और इसके साथ साथ मैं जो है पुराने ऑडियंस और नए ऑडियंस को भी जो है रीच आउट कर पाऊँ, और लोगों के लाइफ के अंदर हम लोग जो है एक चेंज लेकर आए, और लोगों को जो है मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली सिखाए, बिजनेस मॉडल किस तरीके से रीड करते, कंपनीज के बारे में किस तरीके से सोचते हैं, सारी प्रैक्टिकल चीजें जो है लोग सीखे। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मास्टर क्लास का, आप एनरोल कर लेना, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके प्लीज शेयर कर देना मैक्सिमम लोगों से। इतना ही रखता हूँ वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।